हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 11th की फिजिक्स को लेकर के आया हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के फिजिक्स के लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और फ्रिक्शन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आज मैं 11th फिजिक्स के फ्रिक्शन का पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, I would like to request you all, please like, share, subscribe our Commerce Group classes and Science Group classes channel, which is continuously providing what? Your study material. So my dear student, today we will start our part 2 of friction, and our today's lecture will be, first topic will be angle of friction. एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो बच्चों, आज हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सपोज करते बेटा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास m है जिसको एक टेबल के ऊपर रखा गया है। सो यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट का मास m है जो कि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें पता है कि इसके मास की वजह से ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पक्का। और टेबल एक रिएक्शनरी फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसको नॉर्मल रिएक्शन n के नाम से दे देते हैं हम, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन n के नाम से दे देते हैं, ओके। चलो अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F, एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट करने लगेगा, उसी वक्त इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा बेटा? एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेसिक चीजें के बारे में। अब हमें पता है कि एज वी विल इंक्रीज द एक्सटर्नल फोर्स, वी नो दैट as we will increase the external force, the static frictional force will increase. The static frictional force will increase. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि F की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा। तो जब Fs मैक्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, मतलब यहां कहीं पहुंच जाएगा, और ये Fs ना होकर के क्या हो जाएगा? Fs मैक्स हो जाएगा। Fs मैक्स हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग फोर्स को वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो ये Fs ना होकर के Fs मैक्स हो जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको पता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप फोर्स बढ़ाते हो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मैक्सिमम तक पहुंच चुका है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैक्सिमम तक पहुंच चुका है। अब ये ऑब्जेक्ट मूविंग करने लगेगा, मूव होने लगेगा। आपको पता है कि यहां पर जो F है बेटा और mg है, ये एक्चुअल फोर्सेस जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। एक्चुअल फोर्सेस का मतलब होता है बेटा जो सच में एक्ट कर रही है। देखो F मैंने एक्ट कराया, mg अर्थ ने एक्ट कराया, है ना। अब इसमें केवल दो ही रियल फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो ही रियल फोर्सेस एक्ट कर रही है, F और mg। N जो है, N वो तो रिएक्शन है ना, ये mg एक्ट करेगा तभी तो N एक्ट करेगा, mg नहीं होगा तो N नहीं एक्ट करेगा। तो N जो है वो रिएक्शनरी फोर्स है, और Fs मैक्स भी जो है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, वो भी रिएक्शनरी फोर्स है, क्योंकि अगर F नहीं रहेगा तो ये Fs मैक्स भी नहीं एक्ट करेगा। सो हियर नाउ N and Fs max both are what? N and Fs max both are what? रिएक्शनरी फोर्स। यहां नोट डाउन कर लेते हैं, हियर Fs max and N both are रिएक्शनरी फोर्स। रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है। एक्चुअल फोर्स तो दो ही, F और mg। नॉर्मल एंड Fs मैक्स क्या है? रिएक्शन है। चलो समझ में आ गया। अब बेटा मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ था बहुत पहले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F डैश, और इसी के वर्टिकली डायरेक्शन और फोर्स है F डबल डैश, F डैश और F डबल डैश। यानी कि कोई किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहा है और कोई किसी उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के इधर की तरफ खींच रहा है।
एक ही टाइम पे दोनों फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करेगा? ऑब्जेक्ट इधर कहीं मूव करेगा, क्योंकि इसका कुछ पार्ट इधर एक्ट करता है और इसका कुछ पार्ट इधर एक्ट करता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। यानी कि F एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी F एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी किसी प्लेन के ऊपर एक्ट करता है तो इस फोर्स के कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ, कुछ कंपोनेंट इधर की तरफ डिवाइड हो जाता है। आपने पढ़ा हुआ है। तो इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट इधर, इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट इधर, और ये फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है बेटा? ये फोर्स आपका कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, दिस फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। पढ़ा है ना? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये F डैश इधर की तरफ, ये F डबल डैश इधर की तरफ, इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स F एक्ट करेगा इधर की तरफ, बीच की तरफ। ओके बेटा, तो चलो ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं और क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं और इसका इसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स के डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। वेट अ मिनट बेटा। ओके बेटा, सो यहां पर चलो ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन N यहां पर ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और Fs मैक्स इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का भी एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा किधर की तरफ? इधर की तरफ, ऐसे करके। ठीक, ओके चलो ठीक है। अब मैं ये जो इसको नाम दे देता हूं R, क्योंकि ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। सपोज कर लेते हैं ये रिजल्टेंट फोर्स थीटा एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है। कितने के ऊपर? थीटा एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं ऐसे करके। ठीक, और कुछ नाम दे दूं क्या? चलो नाम दे देते हैं A B C D। क्लियर? तो यहां पर कुछ नाम लिख देते हैं। CD क्या है? CD जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका AD क्या है? AD आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है। चलो ठीक है। DB क्या है आपका? DB क्या है? वो है आपका रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स। एक काम करते हैं बेटा, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। इसको मैं N नाम दे देता हूं और इसको मैं R का नाम दे देता हूं। ये R रिएक्शनरी हो गया, ये R रिएक्शनरी फोर्स हो गया जो कि वर्टिकली अपवर्ड। क्यों चेंज किया है बेटा? क्योंकि स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है आपका उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को लाने के लिए मैंने यहां पर क्या हुआ है, यहां पर R लिख दिया है और इसको रिजल्टेंट फोर्स को N से, या फिर कोई नाम ही मत दो, रिजल्टेंट फोर्स को कोई नाम ही मत दो। देखो मैंने DB लिख दिया, DB इज अ रिजल्टेंट फोर्स, दैट्स इट। ठीक है, ये R क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका R के टर्म में आता है। ठीक है, और इसी वजह से यहां पर नॉर्मल रिएक्शन R को मैंने इस तरह से लिखा हुआ। थीटा, थीटा क्या है बेटा? इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। थीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्टेंट किसका है? रिएक्शन फोर्स का है ना। देखो R भी तो रिएक्शन फोर्स है और Fs मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी तो रिजल्टेंट फोर्स है ना। तो थीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, ये जो रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट है? क्या क्या मैंने आपको बताया फिर से एक बार आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले we know that as we will increase the external force, the static frictional force will increase। हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं, इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे Fs की वैल्यू मैक्सिमम समय पर पहुंचती है उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच जाता है। इसके बाद अगर हम लोग फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। तो मुझे इसे Fs मैक्स तक लेकर के जाना है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तक लेकर के जाना है, वहीं पे ले आकर के छोड़ देंगे। उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन और Fs मैक्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा R का, और Fs मैक्स का जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा थीटा एंगल के ऊपर,
ये मैंने केस यहां पर ला के रखा हुआ है। अब देखो दिस थीटा, ये जो थीटा है, इसी थीटा को मैं क्या कह रहा हूं, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, और दिस थीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या इसी थीटा को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो हमारा हेडिंग है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी ट्रायंगल देखो, डीबीसी ट्रायंगल देखो, तो डीबीसी ट्रायंगल में अगर मैं ये tan थीटा एज्यूम करता हूं, tan थीटा, ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला, tan थीटा इक्वल टू BC, क्योंकि परपेंडिकुलर तो BC होगा, अपॉन बेस, बेस क्या होगा, CD, BC अपॉन CD, ओके। चलो ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू BC, ये BC कितना है बेटा, ये BC मैग्नीट्यूड में AD के इक्वल है कि नहीं, ये जो BC है मैग्नीट्यूड में AD के इक्वल होगा, है ना। चलो, तो BC मैग्नीट्यूड में AD के इक्वल है, यानी कि ये क्या है, FS मैक्स है, FS मैक्स है, क्योंकि बेटा यहां AD की वैल्यू कितनी थी, FS मैक्स थी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था, FS मैक्स था, तो AD का मैग्नीट्यूड जो होगा वही BC के इक्वल होगा ना, क्योंकि देखो लाइन ड्रॉ किया गया है, एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाया गया है, ओके। और CD की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन R, CD की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन R, क्योंकि हमने बेटा पढ़ा हुआ है वेक्टर में कि जो लेंथवा होगा लाइन का वो मैग्नीट्यूड बताएगा, यही तो पढ़ा है हमने, तो इसका जो लेंथ है वो R है, नॉर्मल रिएक्शन मैग्नीट्यूड की वैल्यू को बताएगा, तो CD की वैल्यू R हो गई और BC की वैल्यू FS मैक्स हो गया, क्योंकि AD और BC इक्वल है, ठीक। तो यहां पर हमें मिल गया tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन CD इक्वल टू FS अपॉन R, ओके। और हमने पढ़ा हुआ है, चलो ठीक है, इसको मैं बक्से में बंद कर देता हूं बेटा, ये एक रिलेशन हो गया, tan थीटा इक्वल टू FS मैक्स अपॉन R, एंड और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट क्या जानते हो बेटा, न्यू एस इक्वल टू FS अपॉन R, हम लोग ये भी तो जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो लास्ट वाला चौथा वाला जो लॉ था वही तो था ये, तो tan थीटा इक्वल टू FS अपॉन R, अब मैं एक कंप्लीट फॉर्मूला लिखता हूं, tan थीटा इक्वल टू FS मैक्स अपॉन R इक्वल टू न्यू एस, ये हो गया एक कंप्लीट रिलेशन बेटा, ओके, समझ में आ गई बात। चलो अब हमें एक डेफिनेशन नोट करना होगा बेटा, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन नोट करना है, वो मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूं, ठीक है। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन is defined as, angle of friction is defined as the angle between resultant of reactionary forces and normal reaction। क्या लिखा बेटा डेफिनेशन, मैंने क्या लिखा, मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शनरी फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शनरी फोर्सेस क्या है, यही लाइनवा तो है, हाई वाला जो लाइनवा है बेटा, यही लाइनवा तो क्या है, रिजल्टेंट है, किसका, रिएक्शनरी फोर्सेस का रिजल्टेंट है, इसका और इसका रिजल्टेंट है ये वाला, वही तो मैंने लिखा हुआ है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शनरी फोर्सेस, ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स का जो रिएक्शनरी फोर्सेस है, एंड नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का, नॉर्मल रिएक्शन ये
और रिजल्टेंट ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। समझ में आई बात? चलो, उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और आपने ये कैसे ये रिलेशंस आए आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करना, एक बार और देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान तरीके से बेटा मैंने आपको बताया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है। एंगल ऑफ रिपोज बहुत ही आसान चीज है। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं एंगल ऑफ रिपोज का। इट इज the minimum angle of inclination of two plane over which an object just begins to move. It is the minimum angle of inclination of two plane over which an object just began to move or slide. Just began to slide. अब इसका मतलब क्या है? मतलब बेटा यहां पर मेरे पास एक प्लेन है, एक लाइन है, और ये एक और लाइन है। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इन दोनों के बीच का एंगल फाई, इन दोनों के बीच का एंगल फाई। अब इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद रखना। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। चलो, सेम डायग्राम है लेकिन पहले का केस है। चलो, मतलब यहां पर ये जो प्लेन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। अब धीरे धीरे अब ये एंगल जो है मैं बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे ये एंगल क्या हो रहा है, मैं इंक्रीज कर रहा हूं, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। जैसे जैसे ये एंगल हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज किया यहां तक, ये ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं मूव किया, इसको इंक्रीज किया यहां तक, यह ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं मूव किया। अब इस एंगल, ये जो फाई एंगल है, इस फाई एंगल से ज्यादा जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे, यानी कि इससे ज्यादा जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। समझ मेरी बात? इसी एंगल फाई को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। समझ मेरी बात? चलो एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझना। ये एक लैपटॉप है और यहां पर दो प्लेन है बेटा, एक प्लेन ये नीचे वाला, ये वाला, और ये इधर वाला, ठीक। इसको मैं कुछ इस तरीके से रखता हूं, ठीक। अब इसके ऊपर एक माउस मैंने रखा हुआ है। अब आप देख रहे हो, ऐसे करके देखना, मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, 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 हुआ ना? यहां तक ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं किया, लेकिन जैसे ही इससे ऊपर किया, ये पर्टिकुलर यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे स्लाइड कर जाएगा। समझ रहे हो बात को? मेरा माउस गया, कोई बात नहीं। इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन का मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ओवर विच एन ऑब्जेक्ट जस्ट बिगन टू स्लाइड, जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट तुरंत क्या होना चाहिए, स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए। चलो, ये मैंने फाई एंगल सपोज कर लिया और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है। अब ये फाई क्या है, ये फाई वो मैक्सिमम एंगल है या फिर वो मिनिमम एंगल है कि इस फाई एंगल के बाद अगर ये थोड़ा सा भी इंक्रीज करेगा तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो इस समय पे इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ
रिपोज, दिस फाई एंगल इज नोन एज एंगुलर रिपोज। ठीक है, चलो ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, एक टॉपिक है इसी का है, इसी से रिलेटेड है, इसको आगे मैं डेराइव करता हूं, तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, अब जो होगा बेटा डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा हेडिंग है। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज यानी कि फाई को हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ यानी कि न्यू एस के साथ इंटर रिलेट करना है। ठीक, तो इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं आपने नोट तो कर ही लिया है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, इरेज करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो तो डायग्राम बना लेते सबसे पहले। तो बेटा यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, ठीक, जिसका मास कितना है, m है। अब हमें पता है कि m का जो mg एक्ट करेगा वो वर्टिकली नीचे एक्ट करेगा ऐसे करके, tan फाइव, सॉरी फाइव, ठीक है, mg नीचे की तरफ, ठीक। लेकिन रिएक्शन कौन दे रहा है इसको, रिएक्शन तो ये इंक्लाइंड प्लेन दे रहा है ना। तो यहां पर एंगल कितना होगा बेटा, यहां पर एंगल फाई होगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वही एंगल तो यहां पर भी बनता है, तो फाई यहां पर बन गया। क्लियर है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, रुको फिर से बना देते हैं। अब आपको दिखेगा, यह m मास का हो गया, वर्टिकली नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा बेटा, mg एक्ट करेगा, और यहां पर एंगल कितना है, फाई, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, रिएक्शन यहां से, ये इंक्लाइन जो प्लेन है वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर होगा क्या, mg cos फाई, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, फाई होगा, जो एंगल इंक्लिनेशन होता है वही एंगल यहां पर भी होता है, तो mg cos फाई इधर की तरफ। चलो, और ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक है। यहां पर क्या एक्ट करेगा बेटा, mg sin फाई, mg sin फाई। चलो, यानी कि इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है mg sin फाई, तो डेफिनेटली यहां पर इसके जो कांटेक्ट है, ऑब्जेक्ट और प्लेन का जो कांटेक्ट है, वहां पर कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो यहां पर fs एक्ट कर रहा है, fs फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। चलो, और ये fx क्या होगा, मैक्स होगा, fs मैक्स होगा। क्यों fs मैक्स होगा बेटा, क्योंकि tan फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। tan फाई अगर एंगल ऑफ रिपोज नहीं होता तो यहां पर fs होता, fs मैक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बेटा, ये tan फाई नहीं है, फाई डैश है, यानी कि tan फाई से छोटा है, tan फाई से छोटा है, यानी कि फाई डैश इज लेस देन फाई। तो क्या ये फाई डैश एंगल ऑफ रिपोज होगा, नहीं। तो इस समय पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो fs एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोग फाई की बात करेंगे, फाई की बात करेंगे, तो यहां पर fs मैक्स एक्ट करेगा। समझ में आ रही बात, चलो चलो शाबाश, ओके। अब क्या करते हैं बेटा, हमको रिलेशन स्टेब्लिश करना है ना, तो रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए क्या लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव करना चाह रहा है बेटा, इधर की तरफ मूव करना, एक्सीलरेशन तो है नहीं, एक्सीलरेशन तो नहीं है, बस ऑब्जेक्ट मूव करना चाहता है, क्योंकि अभी मूव नहीं कर रहा है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले r इक्वल टू mg cos फाई, इक्वेशन नंबर 1 है ना। अच्छा चलो, fs मैक्स इक्वल टू mg sin फाई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिलेगा mg sin फाई अपॉन mg cos फाई इक्वल टू fs मैक्स अपॉन r। तो mg से mg कट गया, tan फाई इक्वल टू fs मैक्स अपॉन r, और fs मैक्स अपॉन r क्या होता है? न्यूयस होता है। सो हो गया ना रिलेशन। देखो tan फाई क्या है? फाई क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है ना। न्यूयस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया बेटा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आराम से कर लोगे आप लोग। देखो इसके पहले जब हम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था, इसके पहले जब हम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था, तो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ mg लग रहा है तो इसका रिएक्शन क्या होगा? mg cos थीटा या फाई ले रहे थे, और यहां पर r, और इसका mg sin थीटा एक्ट कर रहा था। अगर हम लोगों ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था, फ्रिक्शन जब हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो हम लोग क्या लिखते हैं? mg sin थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कोई इसको रोकने वाला नहीं है ना, mg sin थीटा को रोकने वाला कोई नहीं है, mg sin फाई को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब जब हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ लिया तो mg sin फाई को रोकने के लिए यहां पर fs है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो उसी के बेसिस पे मैंने इसको डिराइव कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको टाइम देता हूं, उसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बाद बेटा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। दो चीजों को हमने कवर कर लिया। अब जो है बेटा हम लोग फ्रिक्शन को यूज करके फ्री बॉडी डायग्राम, मोशन ऑफ अ ब्लॉक को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम विथ फ्रिक्शन। सिमिलरली बेटा हम लोग केवल और केवल डायग्राम बनाएंगे और उसका इक्वेशंस को नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला जो है बेटा कुछ इस तरीके का, यहां पर एंगल थीटा है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक लगा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। तो पहला ये जो ब्लॉक है बेटा, ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक। इसका मास m है, मास m है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो इसके इक्वेशंस कैसे बनेंगे? तो जरा सा देखो, ये mg नीचे की तरफ, mg cos थीटा, ये एंगल थीटा, रिएक्शनली r, mg sin थीटा यहां पर, और इसके बीच में कांटेक्ट fs, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। समझ आइए डायग्राम। तो इक्वेशन कैसे बनेगा बेटा? r इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मूव नहीं कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या बनेगा बेटा? fs इक्वल टू mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2, पहली चीज, ठीक है। अब आओ दूसरा देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा फ्रिक्शन के साथ देखना है। अब ऑब्जेक्ट ये अपना सेल्फ वेट की वजह से क्या हो रहा है? स्लाइड कर जा रहा है। नाउ इट हैज एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। और यहां पर अभी भी एंगल कितना है? थीटा है। तो इसको बनाना होगा, कैसे बनाओगे? तो mg नीचे की तरफ, mg cos थीटा, रिएक्शनल r, mg sin थीटा, और यहां पर fs है ना, fs की fk होगा ना बेटा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये क्या होगा? मूव कर रहा है, अब ये मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? तो बहुत सिंपल है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो r इक्वल टू mg cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहां पर मैंने एक्सेलरेशन a को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया है? क्योंकि ना ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन इधर की तरफ होता या इधर की तरफ होता तब यहां पर एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस तरह के मोशन की बात कर रहे हैं।
क्योंकि आर फोर्स इधर लग रहा है mg cos थीटा, तो ऑब्जेक्ट ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो ये दोनों बैलेंस है ना, बैलेंस फोर्सेस है। अब बात करते हैं ये वाले इधर की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब है mg sin थीटा, mg sin थीटा ज्यादा है, mg sin थीटा ज्यादा है, mg sin थीटा माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, ma। इक्वेशन नंबर 2 कितना सिंपल है बेटा, है ना, बहुत सिंपल। सर ये तो हम लोग खुद कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आराम से कर सकते हो, खुद ही कर लोगे। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अच्छा चलो आप थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला देख लेते हैं। चलो तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो बेटा, ये दोनों नोट डाउन करो, थर्ड बताते हैं आपको। ओके बेटा, तो आपने वो जो दो इक्वेशन थे उसको आपने नोट डाउन कर लिया। एक थर्ड इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको बनाना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम को आप ड्रॉ कर लेना खुद से, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो फिर मैं हूं ही, मुझे बता देना मैसेज करके। अब इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ बेटा, ठीक है। केस ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर एक पुली से जुड़ा हुआ है, और यहां पर एक और मास जुड़ा हुआ है, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, ठीक। मोशन इधर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है। अब इस बॉडी के डायग्राम को आपको बनाना है, कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके क्या करोगे, इसके इक्वेशंस बना करके मुझे दिखा देना, काम खत्म, ठीक है। चलो अब ओके, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत जरूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो चलो ठीक है, नोट कर लिया, इरेज करता हूं। तो श्योरली बेटा भूलना मत, ये जो मैंने आपको इक्वेशन बनाने के लिए दिया है इसको जरूर बना लेना। अब बात करते हैं कि व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी, व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन जरूरी क्यों है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा। सबसे पहला जो है, ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली वी कैन वॉक ऑन द रोड, बेटा अगर फ्रिक्शन है तभी तो हम चल पाते हैं। कभी कभी आप लोग कभी स्लिप करके गिरे हो, कोई स्लिपरी सरफेस अगर है तो उस पर आप गिरते हो, क्यों, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है। तो अगर फ्रिक्शन होगा तभी हम लोग उसके ऊपर वॉक कर पाए। दूसरा, ड्यू टू फ्रिक्शन इट इज पॉसिबल टू अप्लाई ब्रेक on a moving vehicle, एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी रुक जाती है। तो रुकने का जो रीजन है बेटा वो है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बाइक आपकी रुकेगी नहीं। कभी किसी स्लिपरी जहां पर मड वगैरह होता है, कीचड़ वगैरह होता है बेटा, वहां आप गाड़ी चलाते हो, ब्रेक मारते हो तो क्या हो जाती है, गाड़ी आपकी स्लिप कर जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड, इट इज फ्रिक्शन ड्यू टू विच a machine run with the belt over the shaft. It is friction due to which a machine run with belt over the shaft. आप लोग कभी गेहूं पिसवाने गए हो तो वहां देखे होगे एक बड़ा सा पट्टा बेल्ट लगा होता है एक जगह से दूसरी जगह, ये वाला रोटेट करता है तो व्हील आपका जो बेल्ट है वो भी दूसरे वाले मशीन को रोटेट कर देता है। तो अगर बेल्ट और जो शाफ्ट है दूसरा वाला जो घूम रहा है
उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या वो घूम पाएगा? नहीं, वो तो बेल्ट उसी के ऊपर घूम जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से ही ऐसा पॉसिबल है कि वो मशीन चल पाता है। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा, आप लोग पॉइंट अपने मन से नोट डाउन कर लेना, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, बच्चों वाली चीजें हैं ये सब। ठीक है, चलो इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हाउ वी कैन एबल टू डिक्रीज फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? तो सबसे पहला है बाय पॉलिशिंग द सरफेस। सरफेस को पॉलिश कर दो, तब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकेंड, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है बेटा? लुब्रिकेंट्स होता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। जैसे ग्रीस, ऑयल, किसी सरफेस के ऊपर मस्टर्ड ऑयल को फेंक दोगे, पैर रखोगे, स्लिप कर जाओगे ना, तो वो सब क्या होता है? लुब्रिकेशन होता है। ठीक है, लुब्रिकेंट्स कहते हैं उसको। थर्ड, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपका जो फैन है वो कभी स्लो चलता है, तो क्या करते हैं लोग? फैन को खोलते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, और उसके अंदर जो क्या बॉल्स होती है, आयरन्स की बॉल्स होती है ना बेटा, उसको चेंज कर देती है। क्योंकि अगर जो बॉल बियरिंग्स है बेटा, अगर वो कट जाता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बियरिंग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसे भी नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं, कहानी को खत्म करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आप लोगों को मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा मैंने आपको बताया एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तीसरा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स देखा आप लोगों ने ब्लॉक मूवमेंट का फ्रिक्शन के साथ। फिर मैंने आपको बताया फ्रिक्शन क्यों जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन की वैल्यू को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। अब जो हमारा पॉइंट होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो होगा फ्रिक्शन ओवर अ रोलर। फ्रिक्शन ओवर अ रोलर। किसी रोलर के ऊपर फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है, ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं बेटा, हमारे पास एक रोलर है। रोलर जानते हो ना बेटा, ग्रास कटर देखा है? ग्रास कटर ऐसे लेकर के लोग चलते हैं, है ना, ऐसे लेकर के चलते हैं ग्रास कटर। तो रोलर के दो केसेस है बेटा, रोलर के दो केसेस है। तो सपोज कर लेते हैं ये रोलर, मेरा दोनों रोलर ही है। तो या तो रोलर को हम लोग क्या करेंगे बेटा, या तो रोलर को हम लोग इधर से फोर्स लगा करके चलाएंगे, ऐसे करके या तो चलाएंगे रोलर को, ऐसे करके चलाएंगे, या फिर रोलर को इधर से फोर्स लगा चलाएंगे, या फिर रोलर को ऐसे करके चलाएंगे, ऐसे करके। क्यों? ऐसे ही दो ही तरह के तो रोलर चलते हैं। तो रोलर को या तो हम ऐसे करके चलाएंगे या फिर ऐसे करके चलाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहला केस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले वाले केस की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि इस रोलर का अपना खुद का कुछ क्या होगा, मास होगा। गुड, तो इस मास की वजह से इसका mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और डेफिनेटली इसका जो रिएक्शनरी फोर्स है r ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट? चलो ठीक है। अब ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है, यानी कि ये फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? ऐसे करके इधर। तो अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल यहां पर बना रहे, तो ये क्या, कौन सा फोर्स होता है? इधर की तरफ, हॉरिजॉन्टल की तरफ F cos थीटा लगेगा, और नीचे इधर की तरफ F sin थीटा लगेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये दो। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, अब जब ये चलेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ क्या एक्ट करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन F के एक्ट करेगा। याद है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर एक्ट कर रहा है। अब क्या करना है, बस सिंपल नोट करते हैं। तो इधर की R mg है ना, तो क्या कैसे लिखेंगे इसको? R इक्वल टू
mg प्लस एफ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। आर इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि ये एफ साइन थीटा भी तो नीचे लग रहा है ना। चलो, अब हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू न्यू के आर, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एफ के इक्वल टू न्यू के आर। सो यहां पर एफ के की अगर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू के और आर की जगह पे mg प्लस एफ साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ये आपका केस नंबर 1 था। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, अब आप लोग इसे खुद कर सकते हो। सेकंड वाला जो केस है, रोलर के जो मूवमेंट का जो सेकंड वाला केस है, वो आप खुद ही कर सकते हो। यहां पर सपोज कर लो कि एंगल थीटा है, ठीक, तो आपको पता है कि यहां पर क्या एक्ट करेगा, एफ कॉस थीटा, और यहां पर एफ साइन थीटा। वेट किधर की तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि mg नीचे की तरफ, रिएक्शनरी फोर्स आर ऊपर की तरफ। अब क्या इक्वेशन बनेगा आपका, आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, है ना, या फिर आर इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार से, अच्छा इधर वाला हाँ दिख तो रहा है, एफ के इक्वल टू न्यू के आर। अभी फिर क्या करेंगे, आर की वैल्यू को इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा, एफ के इक्वल टू न्यू के और आर की वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो फ्रिक्शन ओवर अ रोलर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई वो सारी चीजें आपको समझ में आई हुई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 11th-12th में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका होने वाला ये कि पहला क्या मतलब, probably this is your last topic for today and this is apparent weight of a man standing on a lift, अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, कभी आप लोगों ने लिफ्ट में गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे। तो जब लिफ्ट में आप जाते हो तो जब लिफ्ट ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है तो ऐसा फील होता है ना कि आपका वेट जो है वो चेंज हो गया। ऐसा होता है बिकॉज द मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 अलग अलग केसेस बनाऊंगा बेटा। तीनों केसेस में एक आदमी को लिफ्ट में हम खड़ा कर देते हैं। ये पहला केस हो गया, ये आपका दूसरा केस हो गया और ये तीसरा केस हो गया। ये तीनों केसेस में आदमी क्या है, लिफ्ट के अंदर खड़ा है। तो चलो आदमी को भी बना देते हैं, हीरो बन के आदमी क्या है, खड़ा है लिफ्ट के अंदर। चलो पहला आदमी, देखो ऐसे करके हीरो बन के खड़ा हुआ है। ओके, तो पहले केस में एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि लिफ्ट चल ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरे केस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और थर्ड केस में एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है, ठीक। तो पहले केस में जब लिफ्ट आपका चल ही नहीं रहा है तो चलो ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का यानी कि इस आदमी का जो मास है वो mg नीचे की तरफ और रिएक्शनरी फोर्स r ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, r इक्वल टू mg। तो देखो जब आपका लिफ्ट रुका हुआ है ना बेटा, तो आपका जो एक्चुअल वेट है वही आपका रिएक्शनरी भी है। देखो जो रिएक्शनरी है और जो mg है वो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि जो आपका एक्चुअल वेट है वो आपको वही फील होगा। कब, जब लिफ्ट रुका रहेगा। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, mg तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही और ऊपर की तरफ जो रिएक्शनरी फोर्स है r, रिएक्शनरी फोर्स जो r एक्ट कर रहा है वो क्या लगेगा,
आर ज्यादा लगेगा ना बेटा। ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ क्यों मूव करता है? क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता है। तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। ये फ्री बॉडी डायग्राम है ना, लिख सकते हैं ना। पूरे सिस्टम को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका एम जी प्लस ए। और यहां पर यहां पर जो रिएक्शनरी ये आदमी फील कर रहा है वो क्या है? एम मास तो है, जी प्लस ए यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है और जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा? एम जी प्लस ए। तो रिएक्शनरी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यानी कि जितना एम जी नीचे की तरफ लग रहा था उतना रिएक्शनरी एक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्शनरी क्या है? ज्यादा एक्ट कर रहा है। यानी कि जो आदमी है वो क्या फील करेगा? आदमी क्या फील करेगा? एम जी तो नीचे की तरफ, यही आपको तो वेट फील कराता है। रिएक्शनरी आर क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है। आदमी को क्या फील होगा? उसका वेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एम जी प्लस ए, रिएक्शनरी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो बात को? तो पहले केस में जब लिफ्ट आपका रुका हुआ था तो आर इक्वल टू एम जी, जो आपका एक्चुअल वेट था वही आपका रिएक्शनरी था। दूसरे केस में जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एम जी नीचे की तरफ, आर ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, आर इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो ये रिएक्शनरी हो गया जो ये आदमी फील करेगा, यानी कि ज्यादा वेट फील कर रहा है ना। एम जी तो पहले फील कर रहा था जब रुका हुआ था, अभी क्या हो गया? ज्यादा फील कर रहा है, रिएक्शनरी ज्यादा फील कर रहा है ना। चलो इस केस में क्या होगा बेटा? आपका mg तो नीचे की तरफ है ही, रिएक्शनरी फोर्स r ऊपर की तरफ है, लेकिन इस बार लिफ्ट क्या जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे? mg, क्योंकि नीचे की तरफ mg माइनस r इक्वल्स टू ma, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। fpd यूज कर रहे हैं बेटा हम लोग, केवल और केवल फ्री बॉडी डायग्राम यूज कर रहे हैं। तो mg माइनस r इक्वल्स टू ma, तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? r इक्वल्स टू mg माइनस a। और यहां पर जो रिएक्शनरी है बेटा वो उसको कम फील होगा, एक्चुअल mg की जगह पे उसको mg माइनस a फील होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द apparent weight of a mass man standing on a lift। ठीक है, तो ठीक है, फिर बहुत सिंपल है, आसान है। तो कुछ स्टेटमेंट नोट करोगे क्या? जरूरत नहीं है बेटा, आराम से लिख सकते हो तुम लोग खुद से ही। क्या लिखना होगा कि whenever a man is standing on a lift and the lift is going upward or downward or the lift is moving, then the man does not feel its actual weight or it feels higher or lower weight. This is called apparent weight। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? apparent weight कहते हैं। वीडियो को पॉज करो बेटा, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो भी लेक्चर्स आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं कि आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देन आफ्टर मैंने आपको बताया एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी प्लेन के ऊपर मूवमेंट यानी कि एफईडी अलोंग विद फ्रिक्शन, फिर मैंने बताया कि फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है, फिर मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन को कम कैसे करेंगे, फिर मैंने आपको बताया रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया एपरेंट वेट क्या होता है। तो इन 7 टॉपिक्स को मैंने आज कवर किया है इस पूरे वीडियो लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा का सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। मेरे चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, हेल्दी रहो, आबाद रहो। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए पोटेंशियल के साथ और नए ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखना। गुड बाय।